only for competitive examination. Radioactivity जो है, this is the phenomena of spontaneous emission of radiation from the unstable nucleus. Spontaneous का मतलब होता है on its own, without being affected by the external factors like pressure, temperature, and so on. Radioactivity is useful in the medical science and also carbon dating, by which we can find out the life of the rocks and old that fossils and all. And even radioactivity से tumor भी पता कर सकते हैं body में कहाँ पर है. Even with the help of radioactive materials, we can find out the total blood volume in the body without taking it out. So many uses are there, and all nuclei above atomic number 82 lead are unstable. Heavy nucleus जो है unstable हो जाती है, उसमें nucleus forces are short range force, तो Coulomb force dominate करने लगता है. Therefore they tend to lose the particles like alpha particles and all, उसमें से निकलने शुरू हो जाते हैं till it comes to this atomic number, and then it will be stable. Till then it will be keep on losing the particles or mass in terms of in form of alpha decay. Particularly there is beta decay also, gamma decay also. We'll see all three. ठीक है. तो लॉ ऑफ रेडियोएक्टिविटी, किस लॉ से वो डिके होता है? डिके मींस डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो कन्वर्ट होता है दूसरे एलिमेंट, दूसरे लाइटर एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है या दूसरे आइसोटोप में कन्वर्ट हो जाता है. तो किस लॉ से डिके होता है? सपोज यहाँ पे तुमने सैंपल रखा है, तो वो लीनियरली डिक्रीज होगा या एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा, है ना? तो दैट इज व्हाट इज द लॉ. वी आर गोइंग टू डिराइव द रिलेशन. व्हाट इज द लॉ ऑफ decay, है ना? तो it is simple law. Rate of decay in the radioactive sample is directly proportional to the number of nuclei in the sample. Sample में more nuclei, more decay, rate of decay will be there. It is very simple law. You can say तुम्हारे pocket में more money means more expenditure. Rate of expenditure will be increasing if you have the more money in your pocket. Less money, less shopping, less expenditure, है ना? तो similarly here also, depending upon number of nuclei. Suppose t is equal to 0 पर number of nuclei n naught है, and after time t कितनी हो गई? n हो गई. इसमें से time t के बाद n रह गई, है ना? फिर dn is the very small number of nuclei decayed in the small time interval dt. Further time small time interval में dn decay हो गई, dt में dn decay हो गई. इसमें से रेट ऑफ डिके कैसे डिफाइन करेंगे? dn by dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट दैट मोमेंट. उस मोमेंट में कितनी न्यूक्लियाई है उस पर डिपेंड करेगा रेट ऑफ डिके, है ना? तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हट जाएगा तो माइनस लैम्डा आ जाएगा. माइनस मींस डिक्रीजिंग, माइनस का मतलब क्या होता है? डिक्रीजिंग. मतलब यहाँ पे आता है, कोई चीज घटती है तो माइनस यहाँ पे आएगा. इनफैक्ट इसका माइनस हमने फिर इधर शिफ्ट कर दिया. ठीक है. लैम्डा इज कॉल्ड डिके कांस्टेंट और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट. ऑलराइट, दोनों लिख सकते हैं. ओके. तो हमें नंबर निकालना है, मतलब रिलेशन निकालना है एन एंड टी का, है ना? टाइम टी के बाद कितने बचे, किस रेट से चेंज हो रहे हैं, है ना? तो इंडिकेशन कर देंगे. अभी एन को इधर ले आओ और डी टी को इस तरफ ले जाओ. इधर डी एन है तो इधर एन रहेगा. ये लैम्डा ऑफ कोर्स कांस्टेंट है, तो टी इज इक्वल टू 0 पर एन नॉट. आफ्टर टाइम टी कितने बचे एन, तो यहाँ इसका लॉग आ जाएगा, लॉग एन अपॉन एन नॉट, और इधर टी आ जाएगा, माइनस लैम्डा तो बाहर आ जाएगा टी. लॉग वाले फार्मूले से ये जब इधर आ जाता है तो ई बन जाता है ना? ई टू द पावर, ये क्या बनेगा? अभी यहाँ से करते हमें व्हाट वी गेट एन अपॉन एन नॉट टू द पावर माइनस टू द पावर ई टू द पावर माइनस
लॉग हटाते हैं तो ई बन के इधर चला जाता है, ये लॉग के फार्मूले से माइनस लैम्डा टी, ठीक है। तो इसको एन नॉट को भी इधर भेज दो, ये रिलेशन बन गया। देखो n इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। इस रिलेशन से डिके होंगे, टी की वैल्यू पुट कर दो, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रिमेनिंग मिल जाएंगी। टी टाइम के बाद कितनी बची, एन क्या है, न्यूक्लियाई रिमेनिंग, एन नॉट क्या है, इनिशियल वैल्यू है, ठीक है। और टी इज द टाइम, लैम्डा इज द कांस्टेंट, किस डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। और से मास के नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है उसी पे मास डिपेंड करता है, इसको मास के टर्म में भी लिख सकते हैं, सिंस मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। मास रिमेनिंग के टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मास रिमेनिंग विल बी इनिशियल मास e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के टर्म में भी, मास के टर्म में भी लिख सकते हैं उसको। तो देखो इसमें अभी ग्राफ ड्रा करना है, अगर हमें t इज इक्वल टू 0 पुट कर दो तो ये टर्म पूरा 1 हो जाएगा, एन इज इक्वल टू एन नॉट, इनिशियली एन नॉट है ऑफ कोर्स, इनिशियली वी हैव एन नॉट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, एंड t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पुट कर दो, इसको पहले डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दो, e टू द पावर लैम्डा टी हो जाएगा। इनफाइनाइट पुट करेंगे, e की वैल्यू कितनी होती है भाई साहब, e इज इक्वल टू 2.7, e की वैल्यू 2.7 होती, 2.717 ऐसा ऐसा इतनी वैल्यू होती, 2.7 ले सकते हो उसको, ठीक है। तो ये डिनोमिनेटर में आ गया e टू द पावर लैम्डा टी। 2.7 की पावर अगर इनफाइनाइट कर देंगे तो ये डिनोमिनेटर में बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा और इनफाइनाइट आ जाएगा, इनफैक्ट एन नॉट डिवाइड बाय इनफाइनाइट विल बी 0। मतलब इनफाइनाइट टाइम में वो जो सैंपल में जो कंप्लीट डिके हो जाएगा, इनफाइनाइट टाइम इट टेक्स, इनफाइनाइट टाइम में 0 होगा, तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम एन नॉट इज द इनिशियल वैल्यू, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो जाएगा, इनफाइनाइट पे जाके ज्वाइन करेगा वो टाइम को, बिकॉज एनी सैंपल टेक्स इनफाइनाइट टाइम टू बिकम 0। मतलब जो रेडियो एक्टिव सैंपल है अभी यूनिवर्स के जब फॉर्म हुआ था, अभी भी होंगे अर्थ पर, वो अर्थ पर या यूनिवर्स में जहाँ कहीं भी है, wherever they are, they will be still existing, even if उनकी हाफ लाइफ अगर बहुत कम भी है ना, तभी भी अभी भी एग्जिस्ट कर रहे होंगे वो। ऑलराइट, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियर डिके कैसे निकालेंगे, एन डैश या एन डी कर लो उसको। डिके कैसे निकालेंगे, इनिशियल में से रिमेनिंग माइनस कर दो तो डिके वाली बच जाएंगी, एन की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, अभी हमने रिलेशन डिराइव किया इनका, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, एन नॉट कॉमन ले लो, डिके की निकाल सकते हैं, डिके का ग्राफ ऐसा आएगा कुछ, इसका मिरर इमेज टाइप है, ऐसा ग्राफ आएगा, डिके का निकालना है। बट वी आर मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर डीलिंग विद द रिमेनिंग न्यूक्लियाई, तो रिमेनिंग न्यूक्लियाई के बारे में ही बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यदि ये क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन ऑलमोस्ट ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जेई में भी, नीट में भी। कैन यू ट्राई दिस क्वेश्चन? This topic is particularly exclusively for competitive examination, not for board examination. सॉल्व करके देखो, ये क्या बोलते हैं, 2 radioactive nuclei A and B have decay constant 10 lambda and lambda. More decay constant means faster decay होता है, जैसे नाम ही उसका देखो decay constant है, decay constant है ना, किसी एलिमेंट का decay constant ज्यादा होगा तो जल्दी जल्दी decay होगा, वो फास्ट रेट से decay होगा। लेस decay constant means slow decay। तो पहले वाले का 10 लैम्डा है, दूसरे वाले का लैम्डा है ना, तो फर्स्ट विल डिके फास्टर, बट वी हैव टू सी आगे क्या निकालना क्या। इनफैक्ट इफ इनिशियली दे आर द सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए टू बी विल बी 1/e टाइम्स। 1/e टाइम्स कितने टाइम में हो जाएगा वो निकालना है। तो दोनों इक्वेशन बना के डिवाइड कर दो, n1 na कर लो, दोनों का सेम इनिशियल नंबर सेम है, इसका लैम्डा 10 लैम्डा टी और दूसरे का भी इनिशियली सेम है ना,
इसका लैम्डा टी है, डिवाइड कर दो, डिवाइड Na बाई एन बी कितना दिया, 1/e दिया, 1/e, ये कैंसिल हो गया और ये -10 इसको ऊपर ले जाओ, 10 लैम्डा टी, ये प्लस लैम्डा टी हो जाएगा, 1 e की पावर -1 लिख सकते लेफ्ट साइड में, और ये कितना बचेगा 9 लैम्डा टी। दोनों का बेस इक्वल है, इक्वेट कर सकते हैं हम दोनों को, पावर को इक्वेट कर सकते हैं, 1/9 लैम्डा, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी। ठीक है, यू हैव टू रिमेम्बर द रिलेशन, लॉ ऑफ डिके का रिलेशन, करेक्ट, तुम्हें रिलेशन याद रखना है ये इसमें, एंड यूज करना है प्रॉपर्ली इसको। एक्चुअली में ई की वैल्यू मैंने कितनी लिखी थी, 2.7 है ना, 2.718 होती है, बाद वाले टर्म मैंने छोड़ दिया था, तो ऑफ कोर्स लेस देन राउंड ऑफ करके 2.7 ले सकते हैं इसको, बट जब जरूरत पड़ेगी, अभी तो कोई जरूरत नहीं है, we don't have to take it now. After knowing the law of radioactive decay, we are going to see the activity of radioactive element. Activity of radioactive element को R से डिनोट करते हैं, कभी कभी A से भी डिनोट करते हैं, एनसीईआरटी बुक का सिंबल आ रहा है। तो एक्टिविटी किसको बोलते हैं, रेट ऑफ डिके कोई एक्टिविटी बोला जाता है, उसकी मैग्नीट्यूड को माइनस हटा देंगे, है ना, तो रेट ऑफ डिके इज कॉल्ड एक्टिविटी, है ना, dN/dt। तो अभी हमने dN/dt पढ़ा था, यहाँ पे कितना लिखा था dN/dt, माइनस लैम्डा टी लिखा था, मैग्नीट्यूड में माइनस हट जाएगा, सॉरी लैम्डा एन लिखा था, मैग्नीट्यूड में माइनस छोड़ देंगे तो लैम्डा एन लिखेंगे, तो dN/dt इज लैम्डा एन। ये एक्टिविटी का फार्मूला बन गया। तुम्हें एक्टिविटी निकालनी है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के ऊपर डिपेंड करेगा, डीके कांस्टेंट दिया होगा, यू कैन फाइंड आउट द एक्टिविटी ऑफ दैट एलिमेंट, मोर नंबर मोर एक्टिविटी, है ना। इनिशियल एक्टिविटी के लिए इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेंगे, इनिशियल एक्टिविटी के लिए इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेंगे, ठीक है। तो देयरफॉर इस रिलेशन को वापस यहाँ लिखते हैं, R इज इक्वल टू लैम्डा एन है, एन की वैल्यू ऊपर हमने जो डेरिवेशन किया अभी थोड़ी देर पहले, वो वैल्यू पुट कर दो एन की, है ना, रेट ऑफ डिके का जो डेरिवेशन किया, और लैम्डा एन नॉट को क्या लिखेंगे, ये आर नॉट, लैम्डा एन नॉट इज आर नॉट। तो ये वैसे ही दूसरा रिलेशन बन गया, तीसरा रिलेशन बन गया। मास के लिए भी ऐसा लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रिमेनिंग, उसके लिए भी, और एक्टिविटी के लिए भी लिख सकते हैं वैसे सिमिलर रिलेशन। एक्टिविटी भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है, जैसे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिक्रीज होंगी, उसी पे एक्टिविटी डिपेंड करती है, वो भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा, और मास भी उसी प्रोपोर्शन में एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। तो तीनों एक जैसे रिलेशन है, ये टर्म तीनों में कॉमन रहेगा। यहाँ पर एक्टिविटी है तो इनिशियल एक्टिविटी आ जाएगी, मास है तो इनिशियल मास आ जाएगा, और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है तो इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आ जाएगी। ऑलराइट, एंड SI यूनिट ऑफ एक्टिविटी इज डिके पर सेकेंड, DPS शॉर्ट में बोल सकते हैं, और बेक्यूरेल भी बोलते हैं उसको, बेक्यूरेल साइंटिस्ट के नाम से। तो 1 DPS इज 1 बेक्यूरेल। बड़ी यूनिट भी है, क्यूरी भी कभी कभी यूनिट लिखते हैं, इट इज बिग यूनिट, 1 क्यूरी इज 3.7 into 10 becquerel, that many SI unit। ऑलराइट, कभी कभी एनसीईआरटी बुक में दिया है ये यूनिट, ये वाला भी, बट ये रदरफोर्ड वाला नहीं दिया है। रदरफोर्ड भी हो सकती है यूनिट, 1 रदरफोर्ड इज 10⁶ DPS। ठीक है, तो एक्टिविटी
इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स है एनसीईआरटी बुक में, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पहले निकालना पड़ता है, फिर एक्टिविटी निकालनी पड़ती है। एवोगाड्रो नंबर यूज कर, एवोगाड्रो से ही निकालना पड़ सकता है तुम्हें नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, है ना। इतने सपोज यूरेनियम का दे देंगे 1 ग्राम है, यूरेनियम का 1 ग्राम है, यूरेनियम 238 का 1 ग्राम है, उसमें कितनी न्यूक्लियाई होंगी बोलो, कैन यू फाइंड आउट। यूरेनियम 238 का 1 ग्राम में कितनी न्यूक्लियाई होंगी। 238 ग्राम में एवोगाड्रो नंबर के बराबर, Na के बराबर, एवोगाड्रो नंबर को Na से रिप्रेजेंट करते है ना। एंड 1 ग्राम में डिवाइड कर दो Na अपॉन 236 या 238 जो भी दिया होगा उसका मास नंबर। तो कभी कभी निकलना पड़ता है, तो वो वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, डीके कांस्टेंट दिया होगा तो एक्टिविटी निकल आएगी, है ना। जैसे उस दिन हम लोग पावर जनरेशन निकाल रहे थे, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पता थी, उससे मास निकाला, फिर एवोगाड्रो नंबर से नंबर ऑफ न्यूक्लियाई वगैरह निकाल दी थी। तो ये एक्टिविटी इज ओके, एक्टिविटी इज रेट ऑफ डिके, मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ डिके, इसका यूनिट क्या है, डिके पर सेकेंड, और योर व्हाट इज कॉल्ड बेक्यूरेल आर क्यूरी आल्सो, है ना। तो हाफ लाइफ किसको बोलते हैं, हाफ लाइफ का सिंबल कैपिटल टी और टी हाफ, दोनों सिंबल यूज कर सकते हैं। हाफ लाइफ को कैसे हम डिफाइन करेंगे, इट इज द टाइम इन विच activity will reduce to half, or number of nuclei will reduce to half, or mass will reduce to half, है ना। तीनों में से कुछ भी बोल सकते हो। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हाफ हो जाए, मतलब अगर टाइम इंटरवल हाफ लाइफ के बराबर है तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई विल बी हाफ ऑफ द इनिशियल कितनी है, n0 है, उसको 2 से डिवाइड कर दो, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, टाइम की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो इक्वेशन क्या बनेगी, ये 2 को ऊपर ले जाएंगे, -1 हो जाएगा, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, नेचुरल लॉग, है ना। तो ये तो नेचुरल लॉग ऑफ ई इज 1, तो ये तो 1 हो जाएगा, ये पावर आगे आ जाती है ना। और ये भी -1 आगे आ जाएगा, देखो -1 यहाँ पे आ जाएगा और ये माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ln2 इज इक्वल टू लैम्डा टी हाफ, तो टी हाफ इज ln2 बाई लैम्डा, लैम्डा क्या, डिके कांस्टेंट, तो डिके कांस्टेंट का रेसिप्रोकल भी है और यहाँ पे लेकिन ln2 भी है। ln2 की वैल्यू जो होती है ना, ln2 की वैल्यू 0.693 के बराबर होती है। अगर तुम ln2 की वैल्यू निकालना चाहो तो 0.693, बिकॉज ln2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2.3 इंटू log 2 बेस 10, 2.3 log 2 0.303 कुछ आता है ऐसा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.693 आता है। ln2 की वैल्यू लेस देन 1, नेचुरल log 2 की वैल्यू लेस देन 1 है, 0.69, वेरी क्लोज टू 7 है ना, 0.7 के आसपास। ऑलराइट, तो ये हो गया हाफ लाइफ। हाफ लाइफ के बाद क्या आना चाहिए, फुल लाइफ। फुल लाइफ ऐसा कोई टर्म नहीं होता है, हाफ लाइफ के बाद एवरेज लाइफ, है ना। एवरेज लाइफ जो होती है, देखते हैं एवरेज लाइफ कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, हाउ डू वी डिफाइन द एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ की डेफिनेशन देखो, एवरेज लाइफ एज पर द एनसीईआरटी बुक, एवरेज लाइफ जो है टोटल लाइफ ऑफ all the nuclei divided by number of nuclei। एवरेज लाइफ इज, एवरेज लेना है ना, तो सभी न्यूक्लियाई की हमें टोटल लाइफ पता लग जाए और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पता लग जाए, ये टोटल लाइफ हो जाएगी डिवाइड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। तो ये डेफिनेशन है, और जब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो हमें 1 बाई लैम्डा मिलता है। हाफ लाइफ में क्या मिला था, ln2 मिला था ऊपर, एवरेज लाइफ में ln2 नहीं मिलेगा, सीधा 1 बाई लैम्डा मिलेगा। हाफ लाइफ में ln2 बाई लैम्डा था, इसमें 1 बाई लैम्डा, ठीक है। तो ये कैसे निकलते हैं, ये
वैसे भी कोर्स में है नहीं डेरिवेशन, बट जस्ट देख लो कैसे टोटल लाइफ कैसे निकालेंगे। देखो टोटल लाइफ निकालने के लिए लेट n नॉट बी द इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एंड आफ्टर टाइम t number of nuclei remaining are n and in time delta t further d and decay। जो अभी हमने डेरिवेशन ऊपर किया था वही टर्मिनोलॉजी है पूरी। तो जो टाइम t तक ये जो है ये dn न्यूक्लियाई थी, टाइम t के बाद dn डिके हुई, तो ये t टाइम तक dn सभी लाइव थी, उसके बाद डिके हो गई। तो इनकी टोटल लाइफ कितनी हो जाएगी? t इंटू डी एन, है ना। तो dn की टोटल लाइफ t इंटू डी एन, है ना। सब दो है से 1 आवर के बाद 2 डिके हो गई, तो दोनों की टोटल लाइफ कितनी हो गई? ये टाइम t हो गया 1 और dn इज 2। दोनों की टोटल लाइफ जितनी डिके हुई वो और जितने टाइम तक सरवाइव की वो हो गई। तो dn की टोटल लाइफ कितनी हो गई, है ना। लेकिन dn की वैल्यू हम उससे पुट कर सकते हैं। अभी हमने रेडियो एक्टिविटी पढ़ी थी, रेट ऑफ डिके इक्वल टू लैम्डा एन। यहाँ से dn की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। dt को इधर भेज दो, dn की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा। dn की वैल्यू पुट कर दी है यहाँ पे, तो ये हो गया इतना। n की वैल्यू भी पुट कर दी है, n नॉट। तो टोटल लाइफ ऑफ dn इतनी आ गई। पुराने टर्म जो अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखे ये इतनी आ गए, है ना। एंड टोटल लाइफ ऑफ ऑल न्यूक्लियाई कब तक सर्वाइव करती है? अभी हमने देखा इनफाइनाइट तक सर्वाइव करती है, तो 0 से इनफाइनाइट। तो ये प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स का इंटीग्रेशन जो कि आउट ऑफ कोर्स है ना, इसके बाद सीधा लिखा जाता है। इसको जब इंटीग्रेट किया जाता है तो एन नॉट तो कांस्टेंट है, ये बाहर निकाल देंगे, और ये सब जो है इनको इंटीग्रेशन करने के बाद मतलब सबका इंटीग्रेशन एन नॉट बाई लैम्डा आता है। तो ये वैल्यू टोटल लाइफ की वैल्यू हम इस फार्मूले में पुट कर देंगे जो डेफिनेशन है उसकी, एन नॉट बाई लैम्डा अपॉन एन नॉट कैंसिल। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस। वैसे भी रेडियो एक्टिविटी बोर्ड में नहीं है और उसका डेरिवेशन तो पहले से ही नहीं पूछा जाता था। ओनली थिंग यू हैव टू रिमेंबर, मीन लाइफ इज 1 अपॉन लैम्डा एंड हाफ लाइफ कितना था? ln2 बाई लैम्डा, है ना। तो इसमें ln2 हट के 1 हो गया, दोनों में थोड़ी थोड़ी सिमिलरिटी है, ठीक है। तो एवरेज लाइफ और मीन लाइफ इज रेसिप्रोकल ऑफ डिके कांस्टेंट। समबडी आस्क यू हाउ डू यू डिफाइन ये, तब कैसे डिफाइन करेंगे? मीन लाइफ इज रेसिप्रोकल ऑफ डिके कांस्टेंट, एवरेज लाइफ और मीन लाइफ इज रेसिप्रोकल ऑफ डिके कांस्टेंट, है ना। और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ आइटम रिमेनिंग भी डिफाइन कर सकते हैं। आल्सो इफ इन रिलेशन, इस रिलेशन में जो हमने सबसे पहले डिराइव किया था, इसमें अगर हम t इज इक्वल टू टाउ पुट कर दे विच इज 1 बाई लैम्डा पुट कर दो यहाँ पर, तो लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, नीचे भी लैम्डा आ जाएगा, -1 बचेगा, और -1 है तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगी e की वैल्यू, और e कितनी मैंने बताई होती वैल्यू 2.718 होती। तो n नॉट डिवाइडेड बाई 2.718, तो इट कम्स वेरी क्लोज टू 0.37 n नॉट। तो तीसरी डेफिनेशन ये हो सकती है, एवरेज लाइफ इज द टाइम इन विच 37% ऑफ न्यूक्लियाई विल रिमेन। हाफ लाइफ में कितनी रिमेनिंग होती है? 50% रिमेनिंग होती है, 50% डिके हो जाती है। एवरेज लाइफ में 37% रिमेनिंग होगी एंड 63% डिके हो जाएंगे। एवरेज लाइफ इज मोर देन हाफ लाइफ। हाफ लाइफ में 50% ही डिके होती है, एवरेज लाइफ में 63% डिके हो जाएंगे और 37% बचेंगे। क्लियर? तो लेट अस सी व्हाट वी हैव सीन सो फार। बाकी हाँ बस यहीं तक है, बाकी तो एक रिलेशन और है इसको जो हमने, हाँ दोनों के बीच का रिलेशन क्या होगा देखो। अभी हमने हाफ लाइफ का देखा था और मीन लाइफ का 1 बाई लैम्डा, तो 1 बाई लैम्डा को टाउ पुट कर देंगे तो टाउ ऊपर आ जाएगा। 1 बाई लैम्डा को हमने, इसको 1 बाई लैम्डा है ये, इसको टाउ पुट कर दिया हमने ये, तो हाफ लाइफ इज टाउ इंटू ln2। ln2 की वैल्यू 0.693 होती, ये भी पुट कर सकते हैं। और अगर हमने
ln2 को डिनोमिनेटर में भेज दिया इधर, तो टाउ का रिलेशन मिल जाएगा हमें। टाउ इज इक्वल टू हाफ लाइफ डिवाइडेड बाय मीन लाइफ डिवाइडेड बाय ln2, और ln2 की वैल्यू ये पुट कर दो नीचे और बाद में सिंप्लीफाई करो तो 1.44। तो मीन लाइफ इज 44% ऑफ 44% मोर देन द हाफ लाइफ, क्योंकि उसमें ज्यादा पार्टिकल डिके, ज्यादा न्यूक्लियर डिके हो जाती है। तो दोनों के बीच में रिलेशन, एक तो ये है यूजफुल रिलेशन, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाई मीन लाइफ जो है 1.44 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ। तो थियरी बस यहीं तक है। लेट अस सी क्या हमने देखी थियरी इसकी। देखो, एक तो हमने लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके निकाला, उसमें हमने देखा कि रेट ऑफ डिके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रिमेनिंग इन द सैंपल, और फर्दर सॉल्व किया तो हमें नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रिमेनिंग का रिलेशन ये मिलता है, मतलब एक्सपोनेंशियली डिके होती रहती है ऐसे, और हमें निकालना है किसी टाइम पर, तो ये फार्मूले से कितनी बची निकाल सकते हैं। ई द एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 2.718 होती है। फिर ये न्यूमेरिकल सॉल्व किया हमने और उस फार्मूले का फिर एक्टिविटी डिफाइन की। रेट ऑफ डिके के मैग्नीट्यूड को ही एक्टिविटी बोलते हैं। रेट ऑफ डिके जो है हमने जब डेरिवेशन किया था, क्या था, लैम्डा एन था, है ना, तो लैम्डा इंटू एन को एक्टिविटी बोला जाता है ना। और एक्टिविटी का यूनिट डिके पर सेकेंड और बिक्यूरेल होता है साइंटिस्ट के नाम से। ये 1 डिके पर सेकेंड इज 1 बिक्यूरेल। क्यूरी इज आल्सो यूज्ड इन द एनसीईआरटी बुक। बिग यूनिट है मैरी क्यूरी के नाम से, है ना। मैरी क्यूरी ने अपना जो है कंट्रीब्यूशन दिया था इसमें, और उस समय पता नहीं था कि रेडियो एक्टिविटी इतनी डेंजरस हो सकती है। उसके मैरी क्यूरी की हैंड रिटन नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स, वो आज भी इतने रेडियो एक्टिव है कि somebody reads to that and he will not be surviving after that। उसको लेड बॉक्स के अंदर रखा हुआ है एंड अभी भी उसमें रेडिएशन हो रहा है यूरेनियम का। तो उस समय पता नहीं था कि इट कैन बी सो डेडली। शी डाइड बिकॉज ऑफ द रेडियो एक्टिविटी। ठीक है। रदरफोर्ड कैन बी द अदर यूनिट। 1 Rutherford is 10 to the power 6 SI unit, that is decay per second or becquerel। हाफ लाइफ हमने देखा कि हाफ लाइफ में ड्यूरेशन इन विच 50% ऑफ न्यूक्लियाई विल डिके, 50% बचेंगे। तो हाफ लाइफ का डेरिवेशन नहीं आया, ln2 अपॉन लैम्डा। लैम्डा क्या डिके कांस्टेंट है या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है? इट इज मोर फॉर द फास्ट डिकेइंग एलिमेंट, जिनका जो है जिनकी हाफ लाइफ कम होती है उसका डिके कांस्टेंट का देखो क्या होगा, ln2 बाई हाफ लाइफ। जिसकी हाफ लाइफ कम होगी जल्दी जल्दी डिके होगा, उसका डिके कांस्टेंट मोर होगा। डिके कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, ऐसा यूनिट क्या होगी, पर सेकेंड, क्योंकि ये तो ln2 है कांस्टेंट है, और ये हाफ डिवाइड बाई हाफ लाइफ टाइम इंटरवल है। टाइम को हम सेकेंड में इंडिकेट करते हैं, न्यूमरेटर में लेके जाएंगे पर सेकेंड। डिके कांस्टेंट का डायमेंशन क्या आएंगी, m0 L0 t-1। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन के बराबर आ रहा है क्या, फ्रीक्वेंसी की भी t-1 आती है। आर यू गेटिंग इट? ठीक है। तो हाफ लाइफ का रिलेशन वेरी इंपॉर्टेंट है ना डिके कांस्टेंट के टर्म्स में। अभी हमने एवरेज लाइफ का रिलेशन पढ़ा, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ डिके कांस्टेंट है 1 बाय लैम्डा होता है ना। एवरेज लाइफ में 63% डिके हो जाते हैं, 37% बचते हैं। एवरेज लाइफ इज आल्सो डिफाइंड बाय रेसिप्रोकल ऑफ डिके कांस्टेंट को एवरेज लाइफ बोलते हैं। दोनों के बीच में रिलेशन निकाला हमने हाफ लाइफ एंड एवरेज लाइफ का, है ना। ठीक है। यदि ये क्वेश्चन है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सीक्वेंस में पहले क्या पूछा, हाफ लाइफ का, बाद में मीन लाइफ का। तो हाफ लाइफ का ln2 बाई लैम्डा है ना, और मीन लाइफ का 1 बाई लैम्डा है ना, 1 बाई लैम्डा ही। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अभी हमने दोनों पढ़े,
हाफ लाइफ को मैंने बताया, हाफ लाइफ में ln2 ऊपर आता है, नीचे लैम्डा आता है, मीन लाइफ में ऊपर 1 और डिनोमिनेटर में लैम्डा। आपस में दोनों का रिलेशन पूछेंगे तो ये वाला लिख सकते हैं, ये है ये, डिपेंडिंग अपॉन क्या सीक्वेंस में दिया है। तो एक पॉइंट और, एक और, इसी ऊपर जो सबसे पहले डेरिवेशन किया था ना, उसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके न्यूमेरिकल करना इजी होता है। लेट अस सी कौन सा फॉर्म है वो। देखो, अगर इफ टी हाफ इज द हाफ लाइफ एंड टी इज द टाइम ऑफ डिके, है ना, ड्यूरेशन कितने, इतने मतलब पर्टिकुलर टाइम में कितना डिके हो गया, टाइम ऑफ डिके, देन नंबर ऑफ हाफ लाइफ इन दैट टाइम इंटरवल। तो टोटल टाइम को अगर हम हाफ लाइफ से डिवाइड कर देते हैं तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ मिल जाती है। फॉर एग्जांपल देखो, हाफ लाइफ 20 ईयर्स है ना, और टाइम ड्यूरेशन 40 ईयर्स में कितनी हाफ लाइफ बनेगी, तो कितनी हाफ लाइफ बनेगी, टी अपॉन टी हाफ, तो 40 ईयर्स में 2 हाफ लाइफ बनेगी, 60 ईयर्स में कितनी बनेगी, 3, है ना। तो ये टोटल टाइम को हाफ लाइफ से डिवाइड कर दो, टोटल टाइम ऑफ डिके, है ना, टोटल टाइम ऑफ डिके को हाफ लाइफ से डिवाइड कर दो, तब नंबर ऑफ हाफ लाइफ हम निकाल सकते हैं, कितनी हाफ लाइफ, मतलब टी अपॉन टी हाफ। तो देखो, जैसे अभी न्यूमेरिकल के लिए हम एक फार्मूला बना रहे हैं, ये वाला देखो, इन 1 हाफ लाइफ, एक हाफ लाइफ में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितनी बचेंगी, इनिशियल की आधी, एन नॉट बाई 2, 1/2 एन नॉट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एन नॉट को आगे शिफ्ट कर दिया, 1/2 की पावर 1। 2 हाफ लाइफ में फिर उसका भी आधा हो जाएगा, 2 हाफ लाइफ में उसका भी आधा हो जाएगा, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 आ गया। एन हाफ लाइफ में जनरलाइज कर दो, एन नॉट ऐसा हाफ भी है और 2 की जगह एन आ गया, बट नंबर ऑफ हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं, टी अपॉन टी हाफ, ये फार्मूला बन गया। देखो, दैट्स व्हाट वी हैव टू डिराइव फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्टली यही यूज होता है फार्मूला, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रिमेनिंग इज इक्वल टू इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इनटू हाफ टू द पावर टाइम ऑफ डिके डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। ठीक है, तो इसको यूज करके हम देखो न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं इसको, ये फार्मूले को। जैसे ये इफ हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज 10 years, then in how much time, कैपिटल स्मॉल टी निकालना है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई विल बी 1/4 ऑफ इनिशियल, एन दिया हुआ 1/4 ऑफ एन नॉट और 25%, दोनों एक ही बात है। तो देखो, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे हम फार्मूले में, अभी जो हमने बनाया, टी आपको कैपिटल टी भी लिखते हैं या 1/2 भी लिखते हैं। तो ये एन कितना दिया है, 1/4 ऑफ इनिशियल दिया, टाइम निकालना, हाफ लाइफ कितनी दी है, 10 ईयर्स, यहाँ पे दिया आपने, तो एन नॉट कैंसिल हो गया। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 1/4 को, और इधर 1/2 है, t/10, बेस इक्वल है तो पावर इक्वेट कर सकते हैं, 2 इज इक्वल टू t/10, इज इक्वल टू 20 ईयर्स। कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं, फार्मूला नहीं पता है तभी भी हो जाएगा। कैसे, देखो, एक हाफ लाइफ में 1/2, 10 ईयर्स में 1/2 बचेंगी, और नेक्स्ट 10 ईयर्स में उसकी भी आधी हो जाएंगी, 1/4 बचेंगी। विदाउट फार्मूला भी हम आइडिया लगा सकते हैं, ऑलराइट। और ये वाला पार्ट, इन हाउ मच टाइम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड विल बी 3/4 ऑफ द इनिशियल, डिकेड दिया हुआ है, हमें किस में इंटरेस्ट होता है, ये फार्मूला किसके लिए, रिमेनिंग के लिए। तो डिकेड दिया है तो रिमेनिंग निकालना पड़ेगा पहले, सेकंड पार्ट के लिए। रिमेनिंग में क्या होता है, टोटल इनिशियल माइनस डिकेड, इनिशियल इतनी है, डिकेड कितनी हो गई, 3/4 ऑफ एन नॉट, 1/4 बची, 3/4 डिके हो गई तो 1/4 बची है, तो फर्स्ट पार्ट का ही आंसर होगा, सेम एज फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट को therefore time 20 years,
मतलब 1/4 डिके हो जाती है, 1/4 बची है तो 3/4 डिके हो गई। कॉमन सेंस से हम डायरेक्ट आंसर दे सकते थे बिना कैलकुलेट किए हुए, है ना। 1/4 अगर बची है तो 3/4 डिके हो चुकी है, इसका मतलब यही हुआ ना। तो रीड द क्वेश्चन केयरफुली। अगर डिकेड